फिजिक्स बेसिकली क्या है? फिजिक्स बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस है। जैसे आप अभी केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं, तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। ठीक है, अब इसमें हम क्या चीजें पढ़ेंगे? इसमें एक चीज हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं जी मैटर के बारे में। मैटर के बारे में आप तकरीबन अंडरस्टैंडिंग लेके आए होंगे केमिस्ट्री क्लास से। तो मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। अब मैटर और एनर्जी बेसिकली क्या होता है? मैटर क्या होता है? हम सिंपली मैटर को डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम वेट इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज जिससे जो वजन रखती हो या स्पेस ऑक्युपाई करती हो, उसे हम मैटर कहते हैं। और एनर्जी क्या होती है? बेसिकली एनर्जी इज बेसिकली एन एबिलिटी टू डू वर्क। ये हम आगे चल के जो है वो एबिलिटी टू डू वर्क। अभी आगे चल के जो हम है एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में के अंदर, लेकिन फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैटर और एनर्जी बेसिकली क्या होते हैं? मैटर जो चीज वजन रखे या जगह घेरे, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम वेट, और मास, सॉरी वेट नहीं। एंड एनर्जी क्या होती है? काम करने की सलाहियत को, कैपेसिटी को, टेंडेंसी को हम एनर्जी कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान में जो ताल्लुक होता है, इन दोनों के दरमियान में ताल्लुक बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। तो इस उस सारे मैकेनिज्म को हम जो है फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस होती हैं, जैसे आप पहले केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ के आए हैं, इसी तरह फिजिक्स की भी ब्रांचेस होती हैं। फिजिक्स की पहली ब्रांच होती है मैकेनिक्स। अब ये ब्रांचेस के ऊपर यूजुअली एमसीक्यूज आते तो हैं नहीं, लेकिन क्योंकि जूनियर साइंस टीचर का है, बिल्कुल फाउंडेशन से वो देते हैं, तो हो सकता है वो इसमें से कुछ ना कुछ आपसे ब्रांचेस का भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली ब्रांच जो है वो है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स बेसिकली क्या होती है? स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक आपने इसको रिलेट रखना है कार मैकेनिक, मोटरसाइकिल मैकेनिक और जितनी भी चीजें हैं मैकेनिक से रिलेटेड। अब आपने देखें नाम से डेफिनेशन को रिलेट करना है। ये एमसीक्यू स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि अब मैकेनिक्स अगर आपने देख लिया, आपको पता है या मैकेनिक मैकेनिक होता है जो आम जबान में हम कहते हैं, वो क्या करता है? वो गाड़ियां ठीक करता है। गाड़ियां क्या करती हैं? वो बेसिकली मोशन करती हैं, या उनको कोई ना कोई फोर्स लगती है और वो कोई ना कोई हरकत करती है, मूवमेंट करती हैं, तो हम उसे कहते हैं वो व्हीकल है। ठीक है, तो मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? हम मोशन एंड फोर्स, यानी फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ गया इसमें, मूविंग ऑफ व्हीकल्स आ गया, ये सारी जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं जो मोशन से रिलेटेड हैं या फोर्स से रिलेटेड हैं, वो सारी हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं? मैकेनिक्स ब्रांच में पढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड ब्रांच है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स। अब डायनामिक्स बेसिकली क्या होता है? ये हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है जो हमारे पास कल का क्लास होने वाली है, उसमें काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स आएगा। वो बेसिकली मैकेनिक्स की ही ब्रांचेज हैं, सब ब्रांचेज हैं। अब थर्मोडायनामिक्स से मुराद क्या है? थर्मो का मतलब होता है थर्मामीटर, आपको याद रहना चाहिए। थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं बेसिकली, तो इट मीन्स हम हीट मेजर कर रहे होते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? हीट एंड टेम्परेचर को पढ़ते हैं। ठीक हो गई बात। उसके बाद ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स का जो है, अब ये भी पूरा आगे आके एक चैप्टर आने वाला है ऑप्टिक्स के ऊपर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऊपर, थोड़ा लेटर आएगा नेक्स्ट सेकंड वीक में। ऑप्टिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ लाइट। अब ऑप्टिक्स का विजन या लाइट देखने से ताल्लुक हो, जिसमें लेंसेज हो जाते हैं, मिरर्स हो जाते हैं। अगर आपने कभी अपने सराउंडिंग में बाजार के अंदर कहीं चश्मों वाली दुकान देखी हो जिसमें ग्लासेस बनते हो नजर के, उसके ऊपर लिखा होता है फलानी ऑप्टिक्स या फलानी ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ लाइट एंड विजन। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी आप रिलेट रखेंगे। अब आपने सिर्फ ये नाम आपके सामने आ जाए और ऑप्शन में पूछा जाए भाई किस चीज की स्टडी करते हैं, तो आप इजीली आंखें बंद करके इनको बता सकते हैं, क्योंकि आपने नाम से ही उनकी डेफिनेशन को रिलेट किया हुआ होगा। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैग्नेट्स। तो इसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों को कॉम्बिनेशन में पढ़ रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद साउंड या एकॉस्टिक्स कहते हैं। अब एकॉस्टिक्स अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो साउंड आप ध्यान में रखें। साउंड ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, हम इसके अंदर साउंड के बारे में पढ़ेंगे, उसकी वेव्स, वाइब्रेशंस, ये जो भी उससे रिलेटेड चीजें हैं, ये भी आपके पास एक अलग से चैप्टर आने वाला है आगे। फिर हमारे पास नंबर 6 है मॉडर्न फिजिक्स। अब साइंस के अंदर मॉडर्न हम किस एरा को कहते हैं? जो एरा 1900 के बाद से शुरू होता है, 1901 से लेकर अब तक,
ये जितना भी साइंटिफिक वर्ल्ड में एरा चल रहा है, ये मॉडर्न फिजिक्स का चल रहा है। जितनी भी इसमें रिसर्च हो रही है, ये मॉडर्न फिजिक्स की हो रही है। अब इसके अंदर बेसिकली हम मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ रहे होते हैं? मॉडर्न फिजिक्स में हम एटम्स, न्यूक्लियर एनर्जीज, क्वांटम मैकेनिक्स और ये सारी चीजें हम एटम से रिलेटेड यूजुअली ज्यादा कर रहे होते हैं। तो ये ब्रॉडर कंसेप्ट है मॉडर्न फिजिक्स का। उसके बाद आती है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स माना एस्ट्रोनॉट, आपको याद रहना चाहिए। एस्ट्रोनॉट कहाँ पे होता है? वो स्पेस में होता है। बेसिकली वो क्या कर रहा होता है? स्टार्स को स्टडी कर रहा होता है, प्लैनेट्स को स्टडी कर रहा होता है और पूरी यूनिवर्स की बेसिकली स्टडी कर रहा होता है। तो एस्ट्रोफिजिक्स में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड द यूनिवर्स, या हम सिंपली कह सकते हैं आउटर स्पेस, स्टडी ऑफ आउटर स्पेस। अब आउटर स्पेस कौन सा स्पेस है? जो स्पेस हमारी ग्लोब, हमारी जमीन से बाहर का है, जहां पे ग्रेविटी की डायनामिक्स डिफरेंट है, वहां उस सारे स्पेस को हम क्या कहते हैं? आउटर स्पेस। जो हमारी इस जमीन के से क्या नाम है, हसार से हम कह सकते हैं वो बाहर है, उससे हम क्या कहते हैं? आउटर स्पेस कहते हैं। तो एस्ट्रोफिजिक्स है ना, बेसिकली आउटर स्पेस की स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, आप एटम पढ़ के आए होंगे, एटम के पार्ट्स पढ़ के आए होंगे, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ के आएंगे। उसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ा होगा। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जनरल सा एक मैकेनिज्म आप पढ़ के आए होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का। न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेगा। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आ जाते हैं। तो बेसिकली स्टडी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। और उससे निकलने वाली रेडिएशंस, आजकल बड़ा ये भी मामला चल रहा है ईरान वार का, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियर उसके जो वो हैं प्लांट्स हैं, उनके ऊपर अटैक किया है, तो वो न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं, जिसकी अभी तक वो कर रहे हैं कि भाई अगर ब्लास्ट हुआ है तो फिर उधर जो है रेडिएशंस क्यों नहीं है, या उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता था, वो सारे मामले हैं। उसके बाद फिर नंबर 9 ब्रांच है जी हिना। सर नेटवर्क इशू जी वजह खां ई ॿुधो ई कोन्हे। अच्छा, सॼो मिस थी वियो। हाणे आवाज़ सही अचे थी? हा नेटवर्क इशू हो मुंहिंजे करे। हलो हलो ठीकु आहे, तव्हां ईअं कजो न, हाणे हितां थोरो कंटिन्यू कयो, छो जो मां काफ़ी अॻे निकिरी आयो आहियां। त उहो वरी रिकॉर्डिंग तव्हांखे राति ई इनशाला अपलोड करे छॾंदुमि मां हिन जी। त तव्हां उतां वरी करे जेको थोरो बहुत घणो तव्हांजो रहिजी वियो आहे उतां थोरो हुनखे क्लियर कंदो। मां ब्रांचिस ऑफ फिजिक्स बेसिकली असां पढ़ूं था। तो अब आ जाएं जी, क्वांटम फिजिक्स। बेसिकली क्वांटम का मतलब होता है बहुत छोटा। क्वांटम का मतलब क्या होता है? टाइनी, स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा, जो आम नेकेड आई से विजिबल ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटम। तो क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम क्या कर रहे थे? स्टडी ऑफ हाँ बिहेवियर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और सब इनके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी सब एटॉमिकल फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, उन सब की स्टडी हम क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स में कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी क्या है? रिलेटिविटी बेसिकली मोशन जो हम पढ़ के आए हैं, इसके साथ जो रिलेशन होता है रेस्ट एंड मोशन का, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। रेस्ट एंड मोशन का आपस में क्या रिलेशन होता है? रिलेटिविटी की स्टडी, हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स एंड टाइम स्पेस रिलेशनशिप, आइंस्टाइन की सारा कंसेप्ट इसके अंदर आया था, रिलेटिविटी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो रिलेटिविटी का जब भी फिजिक्स में नाम आएगा, आपके जहन में सिर्फ एक ही बंदा आना चाहिए, वो आइंस्टाइन आना चाहिए। उसका ही कंट्रीब्यूशन है सारा, और उसने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। ये एडवांस लेवल के ऊपर जाके उसकी स्टडीज आती हैं। बहरहाल फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हमें ब्रांचेस का पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमें जो क्वांटिटीज चाहिए होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग नंबर एंड यूनिट्स, जिसको हम यूनिट और नंबर्स में डिस्क्राइब कर सकें, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मीटर, 5 मीटर्स लेंथ है।
लेंथ को हम नंबर 5 और इसके साथ एक यूनिट मीटर लगा के उसके साथ हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइकवाइज आपका जो सेकंड है देखें 3 kg, मास 3 kg। अब इसमें 3 kg नंबर 3 नंबर है, kg मास है, वो सॉरी kg यूनिट है, किलोग्राम। तो ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकें यूजिंग द नंबर एंड यूनिट्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, दो किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, दूसरी आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। फंडामेंटल दुनिया में टोटल 7 क्वांटिटीज हैं, ये आपने 7 फिंगर टिप्स के ऊपर आपको ये 7 क्वांटिटीज इनके एसआई यूनिट्स आपको याद होने चाहिए। ये आपको याद इसलिए होने चाहिए क्योंकि आगे जब हम चीजें पढ़ रहे होंगे फिजिक्स में, तो जब भी हमारे पास कोई भी फार्मूला आएगा, एक्सिलरेशन का फार्मूला आता है, वेलोसिटी का फार्मूला आता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला आता है, एक्स वाई जेड कोई भी फार्मूला आएगा उसके साथ एक एसआई यूनिट एसोसिएटेड होगा। अगर आपको ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का नहीं पता होगा, इनके यूनिट्स का नहीं पता होगा, तो आपको ये वाले जो एसआई यूनिट्स होंगे ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब अगर आपने इनको याद कर लिया, इनको समझ लिया, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को बिल्कुल फिंगर टिप्स के ऊपर याद कर लिया, तो फिर वो जो आगे हम यूनिट्स बनाएंगे वो हम इधर से ही उठा उठा के बना रहे होंगे, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम एक्सीलरेशन का यूनिट मालूम करें। हम ये उस लेवल पे हम इस बात पे आ जाएंगे कि भाई आप हमें सिर्फ फार्मूला दे दो, ऐसा यूनिट हम खुद निकाल लेते हैं, इसका 2 मिनट नहीं लगते उस काम के लिए। गिवन दैट कि आपको ये फंडामेंटल क्वांटिटीज आनी चाहिए। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। ज्यादातर बंदों को ये बात समझ में ही नहीं आएगी, मैं बड़ी आसान सी बात, सीधी सी बात समझा देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। भाई दो का तरह की क्वांटिटीज हैं, एक फंडामेंटल एक ड्राइव्ड। फंडामेंटल वो क्वांटिटीज हैं जो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करती थी, जिनकी फाउंडेशन है, जो बुनियादी तौर पर इधर मौजूद थी, हमने दूसरी अपनी सहूलत के लिए क्वांटिटीज बताई। अब एग्जांपल्स बना देते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ की बात कर लेते हैं। लेंथ क्या है? जब दुनिया में लेंथ हर चीज की एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इट मींस ये लेंथ एग्जिस्ट करती थी, इसको मेजर करने का सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर यूनिट हमने क्या बना लिया? मीटर। भाई इसको मेजर हम करेंगे मीटर के अंदर, इंटरनेशनली ये वाला यूनिट बना लिया। लेकिन हम सेंटीमीटर में भी तो लेंथ मेजर करते हैं, हम इंचेस में भी तो लेंथ मेजर करते हैं, हम फीट्स में भी तो लेंथ मेजर करते हैं। अब मीटर के अलावा ये जितने सारे यूनिट लेंथ के हमने बनाए हैं, ये हमने इस फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ से ड्राइव किए हैं। ऐसे ही है। तो जब हमने इससे ड्राइव किए हैं तो वो हमने अपनी सहूलत के लिए बनाए हैं, उन्हें हम ड्राइव्ड कह देते हैं। वो नेक्स्ट उसमें हम पढ़ते हैं। फंडामेंटल टोटल टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये तीन जो हैं, लेंथ, मास एंड टाइम, दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट। ये आपको बिल्कुल फिंगर टिप पे ऐसे याद हो जैसे आपको अपना नाम याद है। लेंथ क्या है? लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट मीटर है, उसकी सैंबल स्मॉल एम है। मास, मास का किलोग्राम है, इसकी सैंबल है स्मॉल के एंड जी। टाइम, टाइम का एसआई यूनिट सेकंड है। अब टाइम का यूनिट मिनट भी है, टाइम का यूनिट आवर भी है, टाइम का यूनिट आप वीक भी टाइम ही है, मंथ भी टाइम है, ईयर भी टाइम है, डिकेड भी टाइम है, सेंचुरी भी टाइम है। लेकिन टाइम का जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है वो क्या है? बेसिकली सेकेंड्स है। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है? एम्पेयर है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है। अब टेम्परेचर का ऐसा यूनिट आपने सेल्सियस, सेंटीग्रेड भी सुना होगा और शायद फ़ारेनहाइट भी सुना हो। लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर केल्विन को, टेम्परेचर को जब भी मेजर करेंगे हम केल्विन में मेजर करेंगे। इसकी सिंबल है कैपिटल के, एम्पियर की कैपिटल ए, सेकंड की एस, स्मॉल एस, या इसको हम एसईसी भी लिख देते हैं। उसके बाद फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाता है, किसी भी सब्सटेंस का जो आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए, आप ये मोल शोल पढ़ के आए होंगे केमिस्ट्री में। उसका ऐसा यूनिट मोल है, मोल को एमओएल से जाहिर किया जाता है। फिर लिमिनियस इंटेंसिटी, या जिसे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट कह सकते हैं, उसका ऐसा यूनिट है कैंडेला, उसे सीडी से डिनोट किया जाता है। अब आप और कोई याद करें ना करें, ये तीन जो है ना, ये तीन तो आपको फिंगर टिप से याद होने चाहिए। इधर से हम आगे फार्मूलों में ऐसा यूनिट्स निकालते रहेंगे। अच्छा, सिस्टम इंटरनेशनल क्या होता है? जिनको नहीं पता, सिस्टम इंटरनेशनल एक इंटरनेशनली
कंसेंसस के ऊपर सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज को जब भी हम मैयर करेंगे तो उनको स्पेसिफिक इन यूनिट्स में मैयर करेंगे। ये उसी तरह मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल दी थी कि अगर हम देखें हमारे पास कीबोर्ड होता है कंप्यूटर का। अब कीबोर्ड जहाँ दुनिया में जहाँ पे भी चले जाएँ, जो कीज़ का अरेंजमेंट है वो आपको सेम अरेंजमेंट मिलेगा। ए जिस जगह पे है, आप यूएसए में चले जाएँ, ए यहीं पे मिलेगा आपको कीबोर्ड का। एस, डी, एफ, जी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, वो सारे आपको एक स्टैंडर्ड पे मिलेंगे। मतलब ये कीबोर्ड बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई ये वाला स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड के तहत आप कीबोर्ड बनाएँगे ताकि एक मुल्क में कीबोर्ड इस्तेमाल करने वाला दूसरे मुल्क में जाके कीबोर्ड इस्तेमाल कर ले। ठीक है? तो आपको जहाँ भी लैपटॉप आप उठा लें, कोई भी चीज़ उठा के देखिए, इवन आप अपना मोबाइल फ़ोन के अंदर कीबोर्ड देख लें, उसके अंदर भी कीबोर्ड जो है वो वही स्ट्रक्चर का है जो आपके पास कंप्यूटर का है। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि आप किसी भी किस्म के मोबाइल के ऊपर टाइप कर सकते हैं क्योंकि कीबोर्ड की सेटिंग सेम है। इसी तरीके से सिस्टम इंटरनेशनल भी इसलिए बनाया कि भाई एक जगह पे रिसर्च हो, उधर मैंने लेंथ मेज़र की है इंचेज़ में, फॉर इंस्टेंस मैंने किसी चीज़ की लेंथ मेज़र की, भाई ये एक पेन है, इसकी लेंथ जो है इतनी होती है, ये मेरी साइंटिफिक रिसर्च है। मैंने इसको इंचेज़ में मेज़र किया, अब मैं रिसर्च पेपर अपना भेजता हूँ किसी दूसरे मुल्क के अंदर, उधर इंचेज़ यूनिट ही कंसीडर नहीं किया जाता, उधर मीटर्स यूज़ किया जाता है। अब वो कैसे बैठ के कन्वर्ट करें? तो इसलिए इन्होंने एक सिस्टम इंटरनेशनल बना दिया कि भाई आपने अब यूनिट जो मेजर करने हैं, जो भी क्वांटिटीज़ मेजर करनी है, उनको इसी यूनिट के अंदर मेजर करना है। दीज़ आर द फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती हैं दूसरी हमारे पास क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ में आ जाती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो हमने बेसिकली खुद ड्राइव की हों अपनी सहूलत के लिए। अगर हम इसको डेफिनिशन के हिसाब से इसके ऊपर चलना चाहें, तो वो कहता है कि भई वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिन्हें हम फंडामेंटल की मदद से ड्राइव कर सकें। मैंने आपको यही बात आसान लफ्ज़ों में कही थी कि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से हम दूसरी क्वांटिटीज़ बनाते हैं जिन्हें हम ड्राइव्ड कहते हैं। ड्राइव का मतलब खुद अख़ज़ करना, अपनी अख़ज़ की हुई, अपनी बनाई हुई। तो वो क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मदद से ड्राइव करें, बनाएँ तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम क्या होता है? एक लेंथ, दूसरी लेंथ, तीसरी लेंथ, तीनों लेंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। अब वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए हमने किसकी मदद ली? हमने लेंथ की मदद ली। लेंथ क्या है? लेंथ इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो उसकी मदद से हमने वॉल्यूम को डिफाइन किया। इसका फिर इसी तरीके से यूनिट कैसे निकाला? देखें, अब इधर से आप 2-3 एग्ज़ाम्पल ले लें। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। अब इधर लेंथ 3 दफ़ा ली है, इसका मतलब है मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर। ऐसा यूनिट अगर मैं निकालने चाहूँ लेंथ की मदद से, तो इसका मतलब है ऐसा यूनिट हो जाता है मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। तो देख लें वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है? क्यूबिक मीटर, जिसे हम मीटर क्यूब से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरीके से अब आ जाएँ वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है अब वर्नियर कैलिपर क्या होता है? वर्नियर कैलिपर से हम किसी भी चीज़ की लेंथ, इंटरनल, एक्सटर्नल डायमीटर और डेप्थ वगैरह मालूम करते हैं। ये सॉरी इस स्लाइड के अंदर मैं वो थोड़ी पिक्चर्स वगैरह ऐड करना भूल गया हूँ। तो अब इसका हमने बेसिकली याद क्या करना है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, कम से कम वो कितनी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर्स तक की मेजरमेंट कर सकता है और अगर हम एमएम में बात करें तो 0.1 एमएम तक की वो मेजरमेंट कर सकता है। पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, मेन स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है, जॉ होती है, डेप्थ रॉड होती है। अब ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि अगर आपने नहीं देखा हुआ तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये मैं आपको क्लास के बाद ग्रुप में इन सारे जो है इनकी मैं पिक्चर्स वगैरह सेंड कर दूँगा। ये कोई इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर इनमें कोई थोड़ा बहुत पूछ भी लिया तो सिर्फ़ ये लीस्ट काउंट पूछेगा, इसके अलावा कोई ऐसा चांस नहीं है कि क्या कुछ और पूछ ले। स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहते हैं, ये भी हमारे पास क्या होता है, ये किसी पतली तार की जो डायामीटर होता है, मिसाल के तौर पे अगर ये एक तार है, इस तार का ये जो डायामीटर होगा, मोटाई इसकी आम ज़बान में हम कह रहे हैं, उसको मेज़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से ये बोज़ छोटी-छोटी लेंथ लाइक वायर थिकनेस हो गए, स्मॉल डायामीटर्स उनको मेज़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कम से कम एक्यूरेटली कितना मेज़र कर सकता है? 0.01 एमएम। वर्नियर कैलिपर कितना कर सकता है? 0.1 एमएम। अब ये बात ज़हन में रखनी है, 0.1 एमएम
क्या आएगा, वर्नियर कैलिपर का। और 0.01 कितना किसका आएगा, ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है। उसके बाद स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच बेसिकली क्या करती है, वो हमारे लिए टाइम इंटरवल्स बताती है। इसमें डिजिटल और एनालॉग होते हैं। लीस्ट काउंट उसका 1 सेकंड होता है और 0.01 सेकंड डिजिटल का होता है। ठीक है, अब ये इसके बाद फिर आ जाए आप नेक्स्ट। ये सरसरी सी बातें हैं, सिर्फ से मैं इनको ज़रा थोड़ा सा जल्दी घुमाता जा रहा हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाए, मेजरिंग टेप होती है जिसे मीटर रॉड कहते हैं, मेजरिंग रॉड कहते हैं। उससे हम क्या करते हैं, उससे हम लेंथ मेजर करते हैं। और लेंथ मीटर्स में होती है, सेंटीमीटर्स में होता है, इंचेस में होता है। ये 3-4 टेप्स होते हैं। इवन कि आपका जो स्केल है, जो अब बच्चे इस्तेमाल करते हैं मार्जिन वगैरह लगाने के लिए, वो स्केल भी बेसिकली एक तरह की मीटर रॉड है या मेजरिंग टेप है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है बीम बैलेंस। बीम बैलेंस वही जो एक तराजू होता है जो अदालत में पड़ा होता है, जिसका एक पलड़ा भारी होता है और एक उसका पलड़ा नीचे होता है और एक पलड़ा ऊपर होता है। ये एक बीम से कनेक्ट होता है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, बीम बैलेंस कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस वही डिजिटल बैलेंस जो आजकल हमारे पास हर दुकान में पड़े होते हैं और उसके ऊपर कुछ नंबर्स होते हैं और उधर आपके पास मास का क्वांटिटी आती है, कितना मास है कितना नहीं है। ये कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसके बाद फिर आ जाएँ हम प्रीफिक्स, जो हमारे अब काम के टॉपिक्स शुरू हो रहे हैं। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स होता है, अ प्रीफिक्स इज़ अ वर्ड दैट इज़ अ वर्ड पार्ट एडेड बिफोर अ यूनिट। इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स, लाइक मीटर्स, ग्राम्स और लीटर्स, और शो हाउ बिग और स्मॉल दिस क्वांटिटी इज़। ठीक है? अब क्या होता है, मिसाल के तौर पे अगर मैंने 1000 लिखना हो, तो मैं बोलूँगा 1000, 1000, ठीक है? जैसे इधर एग्ज़ाम्पल दिया 1000 मीटर्स की, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, 1000 को हम 1 के बोलते हैं आम ज़बान में, भाई 1 के फॉलोवर्स हो गए, 1 के लाइक्स हो गए, 2 के हो गए, 3 के हो गए, 4 के हो गए। अब ये के बेसिकली किसको डिफाइन कर रहा होता है, ये किलो को डिफाइन कर रहा होता है। किलो क्या है? किलो हमारे पास एक प्रीफिक्स है जो हमें शॉर्ट टर्म के अंदर, छोटे कम अल्फाज के अंदर हमें बता रही है कि क्वांटिटी कितनी है। ठीक है? ऐसे इनको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। जैसे 1 मिलीग्राम एमएल होता है, एमजी होता है सॉरी, मिलीलीटर एमएल होता है, इतने एमएल पानी, इतने एमएल ये, और इसी तरीके से हमारे पास दूसरे भी प्रीफिक्सेस बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है? अब इन चीज़ों के ऊपर हम बाद में आते हैं कि हमने इसको कैसे डिफाइन करना है। फिलहाल आप ये ज़हन में रखें कि किसी भी यूनिट के आगे हम प्रीफिक्स लगा के उसकी क्वांटिटी को नटशेल के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। वो होती है हमारे पास प्रीफिक्सेस। ठीक है? अब प्रीफिक्सेस का टेबल देख लें, यहाँ से आपको सारी बात समझ में आ जाएगी और ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। ये इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो चीज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे किलो है, किलो का मतलब 1000 होता है। ठीक है? अगर मैं 1 किलो बोलूँ, तो इसका मतलब है होगा, मैं लिखूँगा इधर 1000 ग्राम। ठीक है? अब 1000 ग्राम को अगर मैं किसी एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर लिखना चाहूँ, तो मैं लिखूँगा 10 टू द पावर 3। तो किलो के की सैंपल होती है। ठीक है? अब ये वाली वैल्यू आपके काम की है कि ये हम कैसे बना रहे हैं, ये आगे हम आके साइंटिफिक नोटेशन में अभी पढ़ते हैं कि इनको हमने कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है? 10 टू द पावर 3 मीनिंग क्या हो गई? इसकी मीनिंग हो गई 1000 टाइम्स, मतलब 1000 टाइम्स कितने हो गए? ग्राम हो गए, तो हम उसको क्या कह रहे हैं? 1 किलोग्राम कह रहे हैं। 1 किलोमीटर्स, जैसे 1000 मीटर्स, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं। इसी तरह से सेकंड हमारे पास आती है हेक्टो। अब हमने बेस क्वांटिटी लेनी है 0, ये वाली। ठीक है? इधर से हम ऊपर जा रहे हैं या इधर से हम छोटी जा रहे हैं, मतलब 0 से क्वांटिटीज़ या तो बड़ी हो रही हैं या छोटी हो रही हैं। पूरे एक टेबल को समझने का आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ। ठीक है? शायद जेको किलो वारो आहे इहो रिपीट था कजो एक दफ़ा। हाँ, किलो का अब सिलसिला ऐसे है कि किलोग्राम, किलो का मतलब होता है 1000। कोई भी चीज़ जब 1000 टाइम्स होगी हमारे पास, हम उसे कहेंगे 1 केजी है। जैसे हमारे पास अगर मैं आपको कहूँ कि भाई आप बाज़ार से 1000 ग्राम शुगर लेके आएँ। कितनी? 1000 ग्राम आप शुगर लेके आएँ। तो मैं अगर प्रीफिक्स यूज़ करते हुए आपको यही बात कहूँगा, तो मैं आपको बोलूँगा 1 किलोग्राम। अब इस किलो का मतलब क्या है? इस किलो का मतलब है 1000। इसको मैंने प्रीफिक्स में बताया, इसने मुझे ग्राम की पूरी क्वांटिटी विदिन शॉर्ट सॉरी
मतलब शॉर्ट वर्ड्स के अंदर, या मैं ऐसे कह लूँ कि नट शेल के अंदर मुझे उसने बता दिया कि 1 किलोग्राम कितना होता है। ठीक है? इसी तरीके से अब आ जाए हेक्टो। हेक्टो क्या होता है? 10 टू द पावर 2, मतलब 100 टाइम्स को हम क्या करेंगे? हेक्टो कहेंगे। इसी तरह से डेसी आपने सुना होगा, ये नीचे आ रहा है डेसिमल। डेसिमल आपने कॉमनली यूज किया होगा। हमारे पास बॉर्डर लाइन ये है 0। अब 0 से ऊपर जो जा रहे हैं, 0 हमारे पास बेसिक बेस यूनिट है। ठीक है? इससे ऊपर हम जा रहे हैं तो उससे ऊपर एक 0 लगा रहे हैं तो हम उसको डीका कह रहे हैं, 10 टू द पावर 1। ठीक है? 2 0 लगा रहे हैं तो हम उसे क्या कह रहे हैं? हेक्टो कह रहे हैं। 3 0 लगा रहे हैं, किलो कह रहे हैं। ऐसे आगे हम जाते जाएंगे, लेकिन मैंने सिर्फ वही लिखी है जो हमारे पास इधर काम आने वाली है। फिर जब 0 से नीचे आते हैं तो हम क्या लगाते हैं? डेसी। 0.1 को हम क्या करते हैं? डेसी 10 टू द पावर -1। अब आप ये नोट करें कि इधर 10 के ऊपर पावर 0 है, जब ऊपर जा रहे हैं पावर पॉजिटिव में बढ़ रही है, जब नीचे जा रहे हैं पावर नेगेटिव में बढ़ रही है। उसके बाद सेंटी आता है। सेंटी का मतलब 100वां हिस्सा, 100 टाइम्स स्मॉलर। 10 टाइम्स स्मॉलर, 100 टाइम्स स्मॉलर। फिर मिली आ जाता है, मतलब 1000 टाइम्स स्मॉलर। उसके बाद फिर माइक्रो आ जाता है, 1 मिलियन टाइम्स स्मॉलर। देन नैनो आ जाता है जो 1 बिलियन टाइम्स स्मॉलर होता है। नैनो मींस 10 टू द पावर -9। आपने ये चीजें याद रखनी है जो एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर है। ठीक है? सेंटी का मतलब 10 टू द पावर -2 होता है, और मिली का मतलब 10 टू द पावर -3 होता है। माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 होता है। नैनो का मतलब 10 टू द पावर -9 होता है। और हमारे पास ज्यादातर फिजिक्स के अंदर जो यूज होंगी वो ये 0 से कम वाली ज्यादातर यूज होंगी। ये बहुत कम यूज होती है। हमारे पास ये वाली यूज होंगी, कंफ्यूजिंग भी यही लगेंगी। इनको कन्वर्ट कैसे करना है ये आगे हम जब कन्वर्जन में जा रहे हैं अभी, तो हम उसमें इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हमने डेसिमल को 0 को किस साइड घुमा के क्या काम